हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अब आगे अथर्वा ने सब बोलते हुए इतना फनी फेस बनाया कि वहां मौजूद सभी उसे पर मुंह दबाकर हंसने लगी। अथर्व तीनों लड़कियों से बोल, होमी ने कहा है इन लोगों को जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तीनों इस लड़की पर अपनी सारी भड़ास, जलन, गुस्सा जो भी है निकल सकती हो और तुम पास हो इसके साथ। बाकी की बात अथर्व ने वेदांत के कान में कही, जिसे सुनकर उसकी आंखें फैल गई। अथर्व निर्भय से बोला कि वेदांत को उसने बता दिया है कि क्या करना है और फिर वह वहां रफचक्कर हो गया। अथर्व के जाने के बाद जब वेदांत से निर्भय ने पूछा कि क्या करना है तो उसने उन्हें भी कान में बता दिया, जिससे सबकी फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगी। वेदांत बोला, चलो इस आदमी के टॉर्चर का सामान खरीद कर लाते हैं। निर्भय वेदांत के साथ चला गया। वहीं निर्भय को छोड़कर बाकी तीनों लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ सेट। द लड़कियों ने जब अपने अपने बंदे से पूछा तो उन्होंने अलग अलग जगह ले जाकर उन्हें बता दिया। लड़कियां फिर एक साथ आकर बातचीत करते हुए बोली, यह सर इतने टॉक्सिक होंगे मुझे पता नहीं था, क्या हम भी ऐसा ही करें? तो खुशबू ने कहा, नहीं नहीं, हम शुद्ध तरीके से ही टॉर्चर करेंगे। वही अथर्व ने आराध्या को अस्पताल से पिक किया और ललिता जी के घर चला गया। आज उसने वहीं रुकने का कहा था। ललिता जी ने रजनी और आराध्या को वहीं रोक लिया था और अथर्व से अक्षत और धैर्य को भी वहीं ले आने के लिए कहा, तो अथर्व अकेला हवेली के लिए निकल गया। जब पत्थर बाहुबली पहुंचा तब तक और धैर्य नहीं आए थे। अथर्व मीनल जी से बोला था कि आज मैं अक्षत, धैर्य, गजनी डार्लिंग और नाव्या डार्लिंग हम सब आज ललिता माँ के घर रखेंगे, तो मेरा और सबका खाना मत बनाना। राकेश जो चाय पी रहा था वह उसे घूरते हुए बोला, शादी हो चुके हैं तुम्हारी, वह लड़की बहू है इस घर की, उसे ऐसे किसी के घर ले जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सुनकर अथर्व का चेहरा तमतमा गया और उसने कहा, मैं आपका कुछ नहीं लगता, वह भी आपकी बहू नहीं है, समझी उसे, पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना और भूल से भी अगर उसके साथ मिसबिहेव किया ना तो मुझसे बुरा कोई वैसे भी नहीं है। और अपने इस अनचाहे रिश्ते का ठीकरा अब अपनी पत्नी के साथ बजा लीजिए। मेरे मामले में अब कभी अपनी टांग लड़ाई ना तो वह टांगे तोड़ना मैं अच्छे से जानता हूँ। मोहन जी को अथर्व पर गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, अथर्व जानते भी हो किस क्या बोल रहे हो? राकेश आप है तुम्हारा? तो अथर्व बोला, यह आदमी मेरा कुछ नहीं लगता है, सब आप होने से अच्छा तुम्हें अनाथ होता वह ज्यादा अच्छा होता। तो मोहन जी ने कहा, तो ये सब सिखाया है उन्होंने तुम्हें? तो अथर्व बोला, मेरे दादू को बीच में बतलाए, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और देखा जाए तो सारी गलती यहाँ आपकी है। मेरी दादी से शादी तो की आपने, लेकिन उनकी सौलत को पूरे दिल से नहीं अपनाया आपने। अगर अपना दे तो यह आपके छोटे बेटे जैसे होते, लेकिन नहीं, आपने इन्हें सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनाया। अपनी बीवी बच्चों के साथ कैसे रहते हैं यह नहीं सिखाया आपने इस आदमी को। मुझे तो छोड़िए, इन्होंने कौन से बच्चे से प्यार किया है? अपने बड़ी बेटी ने अपना बचपन खो दिया, अपने छोटे भाई बहनों को संभालने में उसने थमा हुआ था उसका हाथ, वरना देखो जाकर बाहर इनकी उम्र के लड़के लड़कियों को नशे में झूलते हुए मिलेंगे, बात करते हैं मेरे सामने। मेरे दादू ने अपने प्यार की खुशी के लिए सब कुछ आपको सौंप दिया, घर परिवार बच्चा भी खुद निकल गए अपने बीमार बेटे को लेकर सड़कों पर, और देखिए कैसा जिंदा दिल इंसान बनाया है उन्होंने मेरे पापा को, और वह भी अकेले अपनी बीवी बच्चों से। मुझसे कितना प्यार करते हैं वह, और यह आदमी यह हर मामले में फेल हो गया, सिर्फ पैसे कमाए, रिश्ते कमाना नहीं सीख पाए। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आई तो अथर्व समझ गया कि अक्षत या फिर धैर्य होगा, तो वह वहां से सीधे कमरे में दौड़ गया। अगर अक्षत उसे सबसे झगड़ते हुए देख लेता तो वह उसे ही डांटता। वही अक्सर तो और धैर्य एक साथ आए तो अथर्व ऊपर से ऐसे चलते हुए आए जैसे वह अभी ही आया हो, और आते ही दोनों को ललित जी के यहाँ चलने को कहा, तो दोनों ही फ्रेश होकर आने का कहकर ऊपर कमरे में चले गए। वही अथर्व में सबको घर कर देखा और सोफे पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद वह तीनों वहां से निकल गए। वही पीछे मोहन जी और राकेश दोनों ही अथर्व की कहानी बात पर सोचते रह गए। वहीं दूसरी तरफ वेदांत और निर्भय दोनों ही कुछ सामान खरीद कर एक कैफे में आए तो निर्भय एक लड़की से टकरा गया। उसने सामने देखा तो वह वंशिका थी जो उसे और वेदांत को घूर रही थी। वेदांत तो चिल्ला भी पड़ा था, उसे याद था कैसे उसे दिन वंशिका ने उसके गाल लाल किए थे।
वह निर्भय को खींचकर एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए बोला, उसे मत देखो निर्भय भाई, अथर्व सरकार लेडी वर्जन है बस। उनके जैसी इन सब नहीं है, लेकिन नाक में दम कर दी ऐसी प्राणी है। कुछ देर बाद जब वह दोनों जाने लगे तो देखा सीता परेशान से खड़ी थी और वंशिका इधर उधर देख रही थी। वेदांत ने जाकर उनसे पूछ लिया कि क्या प्रॉब्लम है, तो वंशिका मुंह बनाते हुए बोली, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, वह गोभी का पराठा घर पहुंच गया होगा। तो निर्भय बोला, कोई बात नहीं, हम आप दोनों को ड्रॉप कर देंगे, आ जाए। लक्षिता निर्भय को तो नहीं लेकिन वेदांत को अथर्व के साथ देख चुकी थी, इसलिए वह दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गई। वेदांत गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अब आगे अथर्व विधान को समझकर वहां से चला गया। अथर्व के जाने के बाद जब वेदांत से निर्भय ने पूछा कि क्या करना है, तो उसने उन्हें भी कान में बता दिया, जिससे सब फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। वेदांत बोला, चलो इस आदमी के टॉर्चर का सामान खरीद कर लाते हैं। निर्भय वेदांत के साथ चला गया। वहीं निर्भय को छोड़कर बाकी तीनों लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ सेट। लड़कियों ने जब अपने अपने बंदे से पूछा तो उन्होंने अलग अलग जगह ले जाकर उन्हें बता दिया। लड़कियां फिर एक साथ आकर बातचीत करते हुए बोली, यह सर इतने टॉक्सिक होंगे, मुझे पता नहीं था, क्या हम भी ऐसा ही करें? तो खुशबू ने कहा, नहीं नहीं, हम शुद्ध तरीके से ही टॉर्चर करेंगे। वही अथर्व ने आराध्या को हॉस्पिटल से पिक किया और ललिता जी के घर चला गया। आज उसने वहीं रुकने को कहा था। ललिता जी ने रजनी और आराध्या को वहीं रोक लिया और अथर्व से अक्षत और दया को भी वहीं ले आने के लिए कहा। तो अथर्व अकेला हवेली के लिए निकल गया। जब अथर्व हवेली पहुंचा तब तक अक्षत और धैर्य नहीं आए थे। अथर्व मीनल जी से बोल, दादी आज मैं अक्षत, धैर्य, गजनी डार्लिंग और नाव्या डार्लिंग हम सब ललिता माँ के घर रखेंगे, तो मेरा और सबका खाना मत बनवाना। राकेश जो चाय पी रहा था वह उसे घूरते हुए बोला, शादी हो चुकी है तुम्हारी, वह लड़की बहू है इस घर की, उसे ऐसे किसी के घर ले जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सुनकर अथर्व का चेहरा गुस्से से तमतमा आ गया और उसने कहा, मैं आपका कुछ नहीं लगता, वह भी आपकी बहू नहीं है, समझे? उसे पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना, और भूल से भी अगर उसके साथ मिसबिहेव किया ना तो मुझसे बुरा तो कोई वैसे भी नहीं है। और अपने इस अनचाहे रिश्ते का ठीकरा अब अपनी पत्नी के साथ बजा लीजिए। मेरे मामले में अगर कभी अपनी टांग लड़ाई ना तो वह टांग तोड़ना मैं अच्छे से जानता हूँ। मोहन जी को अथर्व पर गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, अथर्व जानते भी हो किस क्या बोल रहे हो? राकेश बाप है तुम्हारा? तो अथर्व ने कहा, यह आदमी मेरा कुछ नहीं लगता है, सब बाप होने से अच्छा तो मैं अनाथ होता, तू ज्यादा अच्छा होता। तो मोहन जी ने कहा, तो ये सब सिखाया है उन्होंने तुम्हें? तो अथर्व बोला, मेरे दादू को बीच में मत लाइए, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और देखा जाए तो सारी गलती यहाँ आपकी है। मेरी दादी से शादी तो किया आपने, लेकिन उनकी इस औलाद को पूरे दिल से नहीं अपनाया आपने। अगर अपना दे तो यह आपके छोटे बेटे जैसे होते हैं, लेकिन नहीं, आपने इन्हें सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनाया। अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे रहते हैं यह नहीं सिखाया आपने इस आदमी को। मुझे तो छोड़िए, इन्होंने कौन से बच्चों से प्यार किया है? अपने बड़े बेटे ने अपना बचपन खुद ही अपने छोटे भाई बहनों को संभालने में उसने थमा हुआ था। इनका हाथ वरना देखो जाकर बाहर, इनकी उम्र के लड़के लड़कियों को नशे में झूलते हुए मिलेंगे, बात करते हैं मेरे सामने। मेरे दादू ने अपने प्यार की खुशी के लिए सब कुछ आपको सौंप दिया, घर परिवार बच्चा भी, खुद निकल गए अपने बीमार बेटे को लेकर सड़कों पर, और देखिए कैसा जिंदा दिल इंसान बनाया उन्होंने मेरे पापा को, और वह भी अकेले अपनी बीवी बच्चों से। मुझसे कितना प्यार करते हैं वह, और यह आदमी यह हर मामले में फेल हो गया, सिर्फ पैसे कमाए, रिश्ते कमाना नहीं सीख पाए। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आई तो अथर्व समझ गया कि अक्षत या फिर धैर्य होगा, तो वह वहां से सीधे कमरे में दौड़ गया। अगर अक्षत उसे सबसे झगड़ते हुए देख लेता तो उसे ही डांटता। वही अक्षत और धैर्य एक साथ आए तो अथर्व ऊपर से ऐसे उछलते हुए आया जैसे वह अभी ही आया हो वहां पर, और आते ही दोनों को ललित जी के यहाँ चलने को कहा, तो दोनों ही फ्रेश होकर आने का कहकर ऊपर कमरे में चले गए। वही अथर्व ने सबको घूरा और सोफे पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद वह तीनों वहां से निकल गए। वही पीछे मोहन जी और राकेश दोनों ही अथर्व की कहानी बात पर सोचते रह गए। वही दूसरी तरफ वेदांत और निर्भय दोनों ही कुछ सामान खरीद कर कैसे में आए तो निर्भय एक लड़की से टकरा गया। उसने सामने देखा तो वह वंशिका थी जो उसे और वेदांत को घूर रही थी। वेदांत तू चिल्ला भी पड़ा था, उसे याद था कैसे
उस दिन वंशिका ने उसके गाल लाल किए थे। वह निर्भय को खींचकर एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए बोला, उसे मत देखो निर्भय भाई, यह अथर्व सर का लेडी वर्जन है, बस उनके जैसी हिंसक नहीं है लेकिन नाक में दम कर दे ऐसी प्राणी है। कुछ देर बाद जब वह दोनों जाने लगे तो देखा लक्षिता परेशान से खड़ी थी और वंशिका इधर उधर देख रही थी। वेदांत ने जाकर उनसे पूछ लिया कि क्या प्रॉब्लम है, तो वंशिका मुंह बनाते हुए बोली, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, वह गोभी का पराठा घर पहुंच गया होगा। तो निर्भय बोला, कोई बात नहीं, हम आप दोनों को ड्रॉप कर देंगे, आ जाए। लक्षिता निर्भय को तो नहीं लेकिन वेदांत को अथर्व के साथ देख चुकी थी, इसलिए वह दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गई। अथर्व के हवेली से जाने के बाद मोहन जी ने देखा तो सब उन्हें ही देख रहे थे, तो वह हताश होकर बैठ गए और कहा, मेरा भगवान जानता है कि मैं कभी राकेश और रंजीत में कोई भेद नहीं किया, उल्टा रंजीत सिर्फ राकेश की वजह से ही इस वक्त यहाँ पर है। मैं इसलिए मीनल से शादी नहीं करना चाहता था कि कहीं कोई आकर मुझ पर आरोप न लगने कि मैं राकेश को अपना बच्चा नहीं मानता, और आज वही हुआ। अथर्व ने आज का दिया कि मैं दोनों बच्चों में भेदभाव किया। तुम बताओ राकेश, क्या मैं तुम्हें रंजीत से कम प्यार किया है? उनकी बात सुनकर राकेश जाकर उनके पास घुटनों पर बैठ गया और मोहन जी से कहा, नहीं पापा, आपने कभी हमें भनक तक नहीं लगने दी है कि मैं आपका अंश नहीं हूँ, और इस लड़के का तो दिमाग खराब हो गया है या फिर उन लोगों ने कर दिया है, आपने कभी हमने भेद नहीं किया। तो मोहन जी ने कहा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया राकेश? अथर्व तो तुम्हारी सही औलाद है, तुम्हारा अपना खून था, फिर तुमने उससे मुंह कैसे मोड़ लिया? अगर मैं भी यही करता तुम्हारे साथ तो क्या तुम कभी भी मुझे माफ कर पाते? और अथर्व, नहीं, सच ही तो कहा है, आदित्य को मैंने खुद देखा है तुम्हारे हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हुए। ये सुनकर राकेश का सर झुक गया। वह वैसे ही बोला, मुझसे गलती हो गई पापा, आप लोग प्लीज उसे रोक लीजिए, मैं वादा करता हूँ कभी उसे कुछ नहीं कहूँगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वह मेरी जगह उन लोगों को अपना बाप बोलता है, उनसे चिपकता है और जीत करता है तो मेरे अंदर आग भड़क उठती है। वह अपने भाई बहनों का हक भी उनके बच्चों को दे रहा है, प्लीज उसे रोक लीजिए, मुझे मेरा पूरा परिवार चाहिए। हंसते हुए जैसे उसके होने पर होता है, वह हमारे घर का चिराग है और दूसरों के घरों में अपनी रोशनी से वह खुशियां फैला रहा है, उसे इस वक्त भी यही होना चाहिए। उसकी बात सुनकर मीनल जी ने कहा, राकेश उसे जाने दो, हमें इस वक्त अपनी खुशियों के बारे में नहीं, अर्थ की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। वह कितना छोटा था जब तुमने उसे ठुकरा दिया था, कमजोर, बीमार, लाचार, हर किसी की तरफ से दूध कर गया था। वह तब भी कुछ समझ जाता जब उसकी बीमारी सामने आई थी। उसे वक्त तुमने और रोहिणी ने उसे अगर संभाल लिया होता तो वह आज तुम्हारे साथ होता, और वह तो अपने ही घर में है। वहां भी चीकू ने कितना अच्छे से उसे संभाला और जिंदा दिल बनाया, और उसने मुझसे वादा किया है वह मुझे, ध्रुविका, उसके बच्चे किया और आरती, राधिका, रीति सबसे मिलने आता रहेगा। और 3 महीने तो है ही वह यहाँ पर, इन 3 महीना में तुम सब उसे अपने रिश्ते सुधार सकते हो। मीनल जी की बात सुनकर राकेश का चेहरा लटक गया और उसने कहा, माँ, वह 3 महीने नहीं, अभी विसर्जन के बाद ही जाने के लिए कह रहा है। मैंने परसों रात को उसे रोकने के लिए आखिरी कोशिश की तो वह भड़क गया और कहने लगा कि वह गणेश विसर्जन के बाद ही चला जाएगा। राकेश की बात सुनकर सब चौंक गए। मीनल जी ने कहा, वह पक्का इरादा करके आया था इस बार की, पूछा महीने से पहले कहीं नहीं जाएगा? फिर तुमने उसे ऐसा भी क्या कह दिया जो वह जाने के लिए कह रहा है? ये सुनकर राकेश सच में पड़ गया कि अगर सबको इसकी करतूत पता चली तो अथर्व की तरह सब उसे गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए वोट गया और कहाँ कुछ मांगा है मैंने उससे, और वह मेरी मांग पूरी किए बिना कहीं नहीं जा सकता। राकेश वहां नहीं रुक, इतना कहकर उसके जाने के बाद रंजीत ने कहा, देख लीजिएगा आप सभी, भैया की यह आखिरी कोशिश से अथर्व यहाँ दोबारा आने के बारे में भी नहीं सोचेगा। मैं तो वही जाकर उसे मिलेगा, बाकी आप दोनों और भैया को तो वह वहां भी घुसने नहीं देगा। आखिर गलत तो उसके दादा के साथ ही हुआ था ना, मोहन जी ने उसे घूरा है तो वह वहां से चला गया। पीछे सब सच में पड़ गए कि राकेश ने अब क्या कर दिया। वहीं दूसरी तरफ निर्भय ने गाड़ी ले लीजिए के घर के बाहर
आकर रोक तो लक्षिता ने दोनों लड़कों को थैंक्स कहा और दोनों लड़कियां गाड़ी से उतर गए। तभी अथर्व भी धैर्य और अक्षत को लेकर वहां पहुंच गया तो वेदांत निर्भय से अभी आया कहकर अथर्व की तरफ बढ़ गया। वंशिका का फोन गाड़ी में गिर गया था तो वह गाड़ी की खिड़की से अंदर जाते हुए निर्भय से बोली, ओ हेलो, अंदर पीछे सीट पर मेरा फोन उठा कर देना। तो निर्भय ने पीछे झुककर वंशिका का फोन उठा लिया। इन सब में आतंकी को टॉर्चर करने का सामान नीचे गिर गया। जैसे ही वंशिका की नजर उसे सामान पर गई तो वह वंशिका की आंखें फटी की फटी रह गई। निर्भय ने जल्दी से सारा सामान समेटकर बैग में डाला और वंशिका का फोन उसे दे दिया जो उसे बड़ी अजीब नजरों से घर रही थी। तभी पीछे से वेदांत ने उससे कहा, एक्सक्यूज मी, हटिए जरा, हमें जल्दी जाना है। तो वंशिका उससे बोली, क्या तुम दोनों साथ में रहते हो? तो वेदांत ने हाँ कह दिया। तो वंशिका बोली, एंजॉय योर टॉक्सिक रोमांटिक नाइट। वेदांत को कुछ समझ नहीं आया। तभी निर्भय चिल्लाते हुए, बुलेट लड़की, कुछ भी आलतू फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन वंशिका उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से चली गई। वही वेदांत निर्भय से पूछने लगा कि क्या हुआ। तो निर्भय ने कहा, वह लड़की हमें गलत सोच रही थी, उसने हम दोनों को गैस समझ लिया। तो वेदांत हंसते हुए बोला, अच्छा है, तो वह हमें परेशान नहीं करेगी और तुम क्यों इतना सोच रहे हो उसके बारे में? कहीं पसंद तो नहीं करने लगे उसे? वह एकदम पागल है। अथर्व सर की तरह शैतानी दिमाग की लड़की, अगर किसी लड़के से उसकी शादी हुई तो जिंदगी भर बच्चे नहीं उसे संभालना होगा और सुताई करती है वह अलग। ऐसी लड़की से तो भगवान बचाए। वही सब लोग घर के अंदर जा रहे थे तभी वंशिका ने अथर्व को रोक लिया और बोली, वह दोनों लड़के तुम्हारे बहुत ज्यादा अच्छे वाले दोस्त हैं क्या? तो अथर्व बोला, हाँ, वह दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वंशिका आगे कुछ बोलती तभी ललित जी की गाड़ी अंदर आती दिखी तो अथर्व चलते हुए पापा कहकर उनकी तरफ भाग गया। वंशिका फिर बात करने का सोचकर अंदर चली गई। सब लोग सोफे पर बैठे थे तभी अथर्व को ललित जी के साथ अंदर आते देख आराध्या पानी लेने किचन में चली गई। वही अथर्व के यहाँ एक हाथ में बड़ा सा पैकेट था और एक हाथ से वह बर्गर खा रहा था। ललित जी को घूरते हुए बोले, कुछ देर में डिनर लग जाएगा तो आपसे ये सब लाने को किसने कहा था? क्या अब इसकी फिटनेस खराब नहीं होगी? हम तो अगर इसे पराठे बना कर दे तो यह मोटा कर दो, वह भी न जाने क्या क्या बन जाएगा। और अब ये डिनर कैसे करेगा? तो अथर्व बोला, अरे मन में सब खा लूंगा, मेरा पेट बहुत बड़ा है। तभी अमन उसके हाथ से पैकेट छींटे हुए बोला, इधर ला, सब कहेंगे तो थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में आएगा, जिसे तो डिनर भी कर लेगा। तो अथर्व उसे बोला, हाँ तो यह मैं सबके लिए ही नूडल्स मंगवाए। ललिता जी ने प्लेट्स ले आए और सबको नूडल्स डालकर देती है। अथर्व को मस्ती सूझी तो वह आराध्या से बोला, डार्लिंग चलो हम अपने कमरे में रोमांस करते हुए खाते हैं। अथर्व की बात सुनकर जहां सभी लड़कों का मुंह खुला रह गया वहीं आराध्या उसे खो जाने वाली नजरों से घूरने लगी। तभी अथर्व बोला, चलो एक नूडल्स को दोनों खाएंगे और किसी भी ले लेंगे। इस बार तो ललित जी को ठसका ही लग गया। उन्होंने अथर्व को मन का इशारा किया तो आराध्या को लेकर कमरे में चलता बना। उनके जाने के बाद ललिता जी ने कहा, ये लड़का तो जरा भी नहीं शर्माता। तभी अक्षत ने भन्नाते हुए कहा, ये सब पापा के प्रकोप का असर है, उन्होंने इसे भी अपनी तरह नीरज बना दिया, वह भी ऐसे ही बातें करके माँ को परेशान करते हैं। तो ललित जी ने कहा, अच्छा ही है, यह अपने आप पर नहीं गया बल्कि उनके भाई पर चला गया। सब लोग उनकी बात का मतलब समझ गए। वही अथर्व आराध्या कमरे में आए तो आराध्या नहीं उसके कमर में 2-3 मुख्य दे मार और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती सबके सामने बकवास करते हुए? तो अथर्व से बेड पर बिठाते हुए बोला, ये लोग इसे पकड़ो और इस तरह से मुंह में ले लेता हूँ। अथर्व नहीं बड़ा सा नूडल्स ढूंढकर आराध्या को दिया और बोला, मैंने माँ के साथ सीरियल में काफी बार देखा है ये सीन। दोनों ही नूडल्स को मुंह में पड़े हुए थे। आराध्या जहां अथर्व को देख रही थी वही अथर्व का ध्यान नूडल पर था कि कहीं आराध्या ज्यादा ना खा ली। उसने जल्दी से सारा नूडल्स खा लिया और आराध्या को किस करने लगा। वही आराध्या थोड़ा रोमांटिक हो गई थी लेकिन अथर्व की शैतानी से उसे घूरने लगी और वहां से जाते हुए बोली, गधा कहीं का लंगूर बंदर, सारा रोमांस खराब कर दिया। अथवस्ते हुई डार्लिंग डार्लिंग चिल्लाते हुए उसके पीछे कमरे से निकला। सब लोग बाहर बैठे हुए थे तभी आराध्य को कमरे से गुस्से से और अथर्व को हंसते हुए आते देखा। सब समझ गए कि अथर्व ने फिर कोई शैतानी की है। वही आराध्या किचन में चली गई और अथर्व सबके पास पहुंचा तो सब पूछने लगे कि आराध्या का मुंह क्यों खुला हुआ है। तो अथर्व ने हंसते हुए कहा, मैं उसे रात में मना लूंगा।
फिर वह ललित जी के ऊपर गिरते हुए बोला, पापा जी। तभी ललित जी ने कहा, अब क्या कर दिया तूने, गया तो ऐसे था जैसे साल भर से पहले ही हमें पोती दे देगा। तो अथर्व बोला, हाँ तो करवा दीजिए, अक्षर तो लक्ष्य की शादी को बना देंगे आपको। दादा और नाना, लक्ष्य, अक्षत और लक्ष्य तीनों ने उसे गुस्से से घूरा तो अथर्व हंसने लगा। कुछ देर बाद सबने हंसते बातें करते हुए डिनर किया। वहीं हवेली में सब उतारे हुए मुंह से खाना खा रहे थे। अगर अथर्व इस समय यहाँ होता तो वहाँ इतनी शांति ना होती। भले ही अथर्व राकेश और काफी लोगों को पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह इसका असर अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं होने देता था, और बिना चपड़ चपड़ किया तो उसका खाना ही हजम नहीं होता था। सबको उसकी आदत हो गई थी। राकेश को अंदाजा हो चला था कि उसने क्या खोया है। वह नहीं चाहता था कि उसका परिवार हमेशा के लिए ऐसा रह जाए। वह अब कुछ और तरीका सोचने लगा जिसे अथर्व हवेली से न जाए। वही अथर्व वंश लोगों के पास पड़ा हुआ था। वह सब बातें कर रहे थे, तभी वंश ने कहा, तुम्हारी शादी हो गई है तो अपनी बीवी के पास क्यों नहीं जाती, उसे मनाना नहीं है क्या? तो अथर्व बोला, उसे मनाना बहुत आसान है, 2 मिनट भी नहीं लगती। तो लक्ष्य बोला, वैसे तूने क्या किया था? तो अथर्व ने उन्हें सब बता दिया। सब लड़के हंसते हुए लोटपोट हो गए। अथर्व खुद भी हंस रहा था। उसने कहा, वह गुस्से में बहुत क्यूट लगती है मुझे, इसलिए मैं उसे गुस्सा दिला देता हूँ। तभी उसका फोन बज। उसने देखा तो उसके उसे आदमी का फोन था जो उसे भागे हुए आतंकी के ऊपर नजर रख रहा था। तो वह उठकर बाहर चला गया। उसने इधर उधर देखा और छत पर जाते हुए बोला, ये घर पुलिसियों से भरा पड़ा है, छत पर चला जाता हूँ। वह छत पर गया और फोन पर बात करते हुए बोला, अच्छा 15वें बंदे पर नजर रखो, बाकी 10 को कल हम ठेका नहीं लगाएंगे। अथर्व ने ही फोन काट दिया और कहा, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, धमाका तो इन सबका मैं निकालूंगा। वही आराध्या के पास लक्षिता और वंशिका दोनों बैठी थी। वह दोनों भी उससे पूछने लगी कि अथर्व ने क्या किया था, तो उसने भी तोते की तरह सब उगल दिया। लक्षिता और वंशिका दोनों हंसने लगी। वंशिका ने कहा, ये तो है ही गधा बंदर, इसे ना इसके उन नए दोस्तों से बचा कर रखना। तो आराध्या ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो वंशिका ने उन दोनों को सब बताया जो उसने देखा और समझा था, और बोली, वह दोनों गे हैं अब ऐसा टॉक्सिक औजारों का इस्तेमाल। तो ऐसे फिजिकल। वंशिका चुप हो गई क्योंकि अथर्व के आने की आहट उसे और दोनों को हो गई थी। तो वह दोनों वहां से चली गई। पत्थर वहां जाकर बेड पर खुदा और होठों को गोल करते हुए बोला, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। ये सुनकर आराध्या ने उसकी होठों पर चपत मारी और कहा, जाकर अपने उनके दोस्तों से चुम्मा मांग लो ना जाकर। तो अथर्व बोला, है कौन के दोस्त? तो आराध्या बोली, वही निर्भय और वेदांत। अथर्व ने उसे घूर कर देखा तो आराध्या बोली, वंशिका ने गाड़ी में उन दोनों के पास वैसा वाला सामान देखा था। तो अथर्व बोला, बोलो वो ये नहीं है, ये वंशु तो पागल है, कुछ भी सोच लेती है। वह सामान मैंने मंगवाया था किसी आदमी को टॉर्चर करने के लिए। आप चलो खुद देख लो कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट है, बाकी किसी में नहीं। अथर्व आराध्या को लेकर बेड पर गिर गया और उसके ऊपर आते हुए उस पर छाता चला गया। कुछ देर बाद ही दोनों की रुमानी से आवाज कमरे में गूंजने लगी। बाहर खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिसमें दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे।